सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे। बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जो पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम देखकर आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या मतलब कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम 4 से 5 मिनट पहले आपको ये समझाएंगे, 2-3 मिनट तो, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या महत्व है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा लैग करते हैं स्टूडेंट में, वो है कि हम पीवाईक्यू नहीं बनाते हैं और मार्केट में जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आते हैं वो हम उस पर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल हेल्पफुल है और बनाना भी चाहिए। बट टेस्ट सीरीज़ से अगर मुझे अगर अडॉप्ट करना होगा तो सबसे फर्स्ट मेरा काम क्या होगा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे मतलब इस प्रिपरेशन में, और सेकंड होना चाहिए ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। धीरे धीरे करके मतलब जितने भी प्रश्न आए होंगे बीपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड स्टेट पीसीएस का और भी या यूपीएससी के लिए, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम एक चीज़ और समझाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, हम बताएंगे कि ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि आपको कोई चीज़, जैसे ये मान लीजिए एक थाली है और हम आपको कहेंगे कि आप एक खाना बनाइए, तो नॉर्मल कोई खाना बना दिए, लेकिन अब यहाँ इसी तरह से बहुत सारे प्लेट जो है बने हुए हैं। अब हम आपको बोलेंगे कि कुछ अलग बनाना है, कुछ अलग मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो चीज़, इस चीज़ को जो हम रिज़ल्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मतलब एक सारे स्टूडेंट में कंपटीशन ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो हम आपको बोलेंगे कि देखिए, आप जो प्लेट बनाइएगा ना, थोड़ा अच्छा बनाइए, मतलब थोड़ा एक लेवल बढ़ाइए उसका। तो आप ये प्लेटिंग किससे के पास जाइएगा, आप मास्टर शेफ़ का वीडियो देखिएगा, यही देखिएगा ना कि मास्टर शेफ़ वाले कैसे, यानी कि आप सबसे अपने हाई ऑथोरिटी पे जाइएगा। देखिए, हम एक बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर यही एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब हम एक स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पहले बनते थे और अब बन रहे हैं, तो वो थोड़े लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो वो जो स्टेट पीसीएस वाले लोग हैं, मतलब जो प्रश्न है, वो अपने लेवल बढ़ा कर कहाँ जाएंगे, यूपीएससी पर जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी के प्रश्न देखेंगे। यूपीएससी का कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी वाले नहीं, यूपीएससी के अभी क्वेश्चन को ये ट्रेंड नहीं करेंगे। ये कौन सा करेंगे, जो इसके पुराने पैटर्न है। जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल देखे होंगे तो वो खरोस्ती जो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, वो यूपीएससी का 96-95 का सवाल था, लेकिन उसको अब पूछा गया बीपीएससी में। तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि हर चीज़ का अब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आपको ये तो करना ही है, बीपीएससी का तो पीवाईक्यू करना है, लेकिन यूपीएससी का 95 से जो क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट 2000 तक, 2005 तक का करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मतलब अगर ये हाई जाएगा तो इसमें ही जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको हम समझाने की कोशिश किए होंगे। दूसरी बात कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, क्यों करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अरे जैसे ये 90 का सवाल है, अभी क्यों रिलेवेंस है। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से हम ये समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन आता कहाँ से है। क्योंकि देखिए, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक बहुत बड़ा दायरा है, मतलब कहाँ आप बांधिएगा। तो उसको बांधने के लिए एक मतलब हम पूरा 100% नहीं कह सकते, बट हम एक कोशिश करेंगे उतना जहाँ से सिलेक्शन हो पाए कि हम इस दायरे में पढ़ाई करें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बिल्कुल लेफ्ट नहीं होना चाहिए हमसे। तो वो कैसे समझ में आएगा, वो हमको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब हम जैसे ही लक्ष्मीकांत का बुक लेके बैठेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली से तो सवाल पूछा गया है, तो हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली को अच्छे से पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, बट इसको ध्यान रखेंगे कि हमको कंस्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा एक टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सो आई होप मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप मार्केट में देखेंगे कि 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार का कोर्स का टेस्ट सीरीज आ रहा है। वो हम दे तो रहे हैं, बट एक बार तो समझे, तो वो लोग क्वेश्चन बना कहाँ से रहे हैं, वो पीवाईक्यू से बना रहे हैं। क्योंकि पीवाईक्यू इज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एनी एग्जाम, नॉट फॉर बीपीएससी और एनीथिंग, फॉर
every exam PYQ is the most precious and मतलब आप जितना बोलिएगा उतना कम है। PYQ is the most important thing for any example, that's it, sorry exam। तो यहाँ पे समझ में आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। और हम ये भी देखेंगे कि जब हम PYQ बनाए तो ABCD इसको भी हमको समझना चाहिए कि ये डेट कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा तभी तो यहाँ डाला गया है, ये डेट कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो गया तभी तो यहाँ डाला गया है। इस तरह से हमको प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना चाहिए। और बिलीव मी, आप खुद से देखिएगा, जब प्रीवियस ईयर का कोई अच्छे से एनालाइज करेगा 365 डिग्री से, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और एक चीज़ हम इसमें अभी तो नहीं, इस वीडियो में तो हम नहीं, बट दूसरे वीडियो में अगर आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जब 100 क्वेश्चन लेट एज्यूम मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन भी अगर आ रहा है, वैसे 100 क्वेश्चन नहीं आते, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, चलिए 100 क्वेश्चन हटा देते हैं। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 10 क्वेश्चन में से एक लिमिट है कि हर व्यक्ति को इतना क्वेश्चन आ रहा है। लेट एज्यूम 4 क्वेश्चन हर व्यक्ति को आ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन 50% पर ही होता है। तो मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन सबको आ रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसा है जो सबको आ रहा है, एक आम जितने भी स्टूडेंट हैं वो उसमें जो अगर पढ़ाई किया उनको 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब बचा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में से जो 2-3 क्वेश्चन जो ऐसा होगा जिसको हम लॉजिक बेस पे करेंगे, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। किताब में नहीं मिलेगा तो उसको बनाया क्यों गया है? उसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि आपसे जो कमीशन है वो एक ऑफिसर का डिमांड कर रहा है, बस आप रट के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो वो लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक भी हम सिखाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और अगर आपका डिमांड होगा तो, ठीक है। तो आप देखिए ना कि कोई भी एग्ज़ाम है तो मान लीजिए 200 का एग्ज़ाम होता है तो उसका 90-100 कट ऑफ जाता है, क्यों नहीं 200 में से 200 जा रहा है? क्यों? क्योंकि उतना ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है बस एक सिलेक्शन मार्क्स का। सो हम ट्राई करेंगे, जितना मेरे पास मतलब जितना अनुभव मेरे पास है हम शेयर करेंगे, और हम भी सीखेंगे और सिखाने का भी कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो और मुझे समझाना था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ। सो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आज पहला है इसलिए आराम से देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये BPSC का सवाल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइम पे, कौन से डेट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ये सवाल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था हमारा, वो कौन से डे पे हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया था, ये सवाल है। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कौन से डे पे हमारा संविधान को अडॉप्ट किया था। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको वो बहुत मतलब आप कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीना और लगभग 18 या 17 दिन लगा था हमारा संविधान बनाने में, जो आज तक बिल्कुल 100% वर्क में है। और वहीं आप बगल के ही कोई कंट्री को देखिए जहाँ पे इतना लॉन्ग लास्टिंग, तो चलने में मतलब ये शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस लेवल का बना होगा, जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। इसीलिए इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और भी हम समझा मतलब और भी एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ का इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। क्यों 26 नवंबर 1949 है? यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके मतलब किसके बेसिस पे बना था। तो कैबिनेट मिशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा फॉर्मेशन किया गया था, और जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर हैं वो सारे लोगों का जो विज़न है, आप देखिए जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चलते आ रहा है, जो आज भी हमको एक डायरेक्शन दे रहा है कि हमारा कंट्री किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव है कंट्री का, ये सब कुछ हमारे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल यही है। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये समझना है। कितने दिन में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर है, कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, ये सब देखना है। सो अगर इसको देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है।
और फिर ये सब 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर, ये सब भी बताया जा सकता है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाई, यहाँ पे फिर वही सवाल, मतलब देखिए घूम फिर के वही सवाल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसको एडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, देखिए एक ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार बनाया यही लोग और एडॉप्ट भी यही लोग कर रहा है। मतलब कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे कि आप एक ग्रुप है क्लास में, एक क्लास में ग्रुप में से कुछ लोगों को ऐसे इकट्ठा किया गया और बोला गया कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट एक टाइम पर बिल्कुल रेडी किया है, अब आप उस प्रोजेक्ट को सबके सामने, पूरे क्लास के सामने आप प्रेजेंट किए, दिखाएं, और जो जो उसमें कमियां थी उसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहा जाए यानी कि अमेंडमेंट, तो आप करके, और फाइनल हुआ कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेस्ट है, तो सारे क्लास के लोग मिलकर अडॉप्ट किए कि चलो अब इस चीज़ पे हम लोग अडॉप्ट करते हैं और हम सब पे लागू होगा, और लागू होगा ये इनफोर्स वर्ड होता है, और वो दूसरे डेट पे हुआ था। मतलब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एडॉप्टेड, तो एडॉप्टेड का टाइम ये है 26 नवंबर 1949, लेकिन ये इनफोर्स पूरे भारत पे इनफोर्स कौन सा कब हुआ था, ये दूसरा डेट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर है ए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन जो है संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, तो हर कॉलेज, हर स्कूल, एक हाई लेवल, मतलब एक पंचायत से लेकर हाई लेवल तक इस डे को हम लोग मनाते हैं, और वो डे है 26 नवंबर। वही 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, तो उस डेट को हम लोग याद करने के लिए हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत में, उसमें सुप्रीम कौन है। सुप्रीम कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बिल्कुल सुप्रीम वर्क कर रहा है, मतलब उसको इस बात का ये नहीं है कि मतलब ये इस यहाँ से फोर्स हो रहा है, यहाँ से फोर्स हो रहा है, ये काम करो, ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये सुप्रीम है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारा एक स्कूल है लेट भी, तो वहाँ जो प्रिंसिपल हैं तो वो स्कूल के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी की तरह वर्क कर सकते हैं, कि वो मतलब एक डिसीजन ले सकते हैं उस पूरे स्कूल के लिए। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सबको बुलाएं और फिर काम करें। बट हाँ, ये भी बात सही है कि वो ऐसा डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं कि मतलब वो उस पूरे स्कूल के लिए हानि पहुंचाए, नहीं। सुप्रीम का मतलब एक ओवरऑल समझिए कि वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुप्रीम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिलीजन है। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे ना कि क्वेश्चन को समझने, मतलब क्वेश्चन को तो बनाना ही है, बट समझना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम रिलीजन को बोल दे कि सुप्रीम है, तो हमारे भारत में इतने सारे रिलीजन हैं, तो वो बोलेंगे कि मेरी बात बहुत बेस्ट है, हमारी बात बहुत बेस्ट है, तो ऐसे तो भारत चल ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। दूसरा चीज़, पार्लियामेंट। तो देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट सुप्रीम उस लेवल पे नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम हो जाएगा, तो कोई भी अगर रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अपने मनमानी कर सकता है, वो लगा दे कि डिक्टेटरशिप हो सकता है, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम है। तो सेकंड, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। अब मेरे पास ऑप्शन है ए और बी, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए, आप सभी को मालूम होगा कि 3 ऑर्गन वर्क करता है बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ। ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हमारा जुडिशरी। आप सब लोगों को मालूम होगा, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, और जुडिशरी जो देखता है, चेक एंड बैलेंस, मतलब देखता है कि ऐसा कोई भी लॉ ना बन जाए या कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे भारत पे, मतलब भारत के सॉवरेनिटी पे खतरा हो, या लोगों का फंडामेंटल राइट खतरे में पड़ गया, यानी कि देखने का काम है, और अगर कुछ भी हो तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस। अब तीनों के बीच में एक बैलेंस रहता है, हमेशा चेक एंड बैलेंस है, इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि लेट एज्यूम कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो जाए, तो मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया
कि जैसे लेट एज्यूम कोई भी लॉ बनाया गया जो भारत के जनता के लिए अच्छा हो। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा अगर सुप्रीम पावर रहेगा तो बोलेगा नहीं भाई ये ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इसको नल एंड वॉइड कर दो। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सच में ऐसा है, बट ये डिसीजन इसलिए ले लिया गया कोर्ट के द्वारा क्योंकि ये सुप्रीम है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये जब 3 पहिया है इस देश को चलाने के लिए, तो इस तीनों के पास मतलब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनका भी कुछ दायरा हो, इनका भी कुछ दायरा हो, और इनका भी कुछ दायरा हो। पूरी तरह से सुप्रीम नहीं होना चाहिए। ये समझाने में शायद समझा पाए होंगे। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया बी, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर कुछ भी, अगर कहीं भी मतलब कमी होता है तो हम किसको देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले कटा, ये और ये आंसर होगा। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम कहते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन भी कहा जाता है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए आप लोग आई डोंट नो कितने स्टूडेंट जानते होंगे, बट जब भी ज़रूरत होता है प्रेसिडेंट को किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला सकती हैं, इन द सेंस कि उनसे सलाह ले सकती हैं। ठीक है, ले सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट आप लोगों को सभी को मालूम है कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट is in United States of America. The government of India is the federal and unitary both. The government of France is the federal form. The prime minister of Pakistan is appointed by the people. अभी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन टाइम तो है बट आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट समझते हम जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे भारत में अगर हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या सही होगा, ये गलत? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है। क्यों हम इस PYQ को पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड दिया हुआ है, फेडरल एंड यूनिटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका स्टेट तो हमारे मतलब यहाँ पे हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि हमारे भारत में क्या है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं। लेट एज्यूम कि ये हमारा पूरा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और अगर थोड़ा भी गलती बना हो तो उसके लिए सॉरी। लेट एज्यूम कि ये इंडिया है और बहुत सारे यहाँ पे स्टेट हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोविड का टाइम याद करिए। कोविड के टाइम में लेट एज्यूम कि हमारे बिहार के गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी उतना कोविड नहीं है और हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार ये रिपोर्ट मिल रहा है कि नहीं भाई, बिहार में भी कोविड फैल रहा है, और गवर्नमेंट मतलब सोच रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो इकॉनमी है वो डाउन हो रहा है, इसलिए वो बंद नहीं करना चाहते हैं, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, पेंडेमिक है और मतलब बहुत सारे लोग को नुकसान होगा, तो वो बिल्कुल अधिकार है उनके पास कि वो ले सकते हैं ये एक्शन कि पूरे मतलब कंट्री ही बंद हो सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, बिहार की इस जगह पे बंद हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। अगर हम इस तरह का तराजू बनाएं तो सेंटर के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर है और जो स्टेट के पास थोड़ा सा कम। तो ये थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा सा कम, इसी को अगर ऐसे, ये तो लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्वासी फेडरल। यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर और स्टेट के पास थोड़ा कम पावर है। आप ऐसे भी देखते होंगे कि 3 तरह का लिस्ट है हमारे यहाँ, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट वाले तो स्टेट वाले बनाएंगे ही, सेंटर वाले सेंटर, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट भी सेंटर पार्लियामेंट के पास ही पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है, और फेडरल का मतलब यहाँ पे समझिए कि हम कोई भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल लेट एज्यूम ए, लेट एज्यूम बी, 2 स्टूडेंट है और कोई भी चीज़ को हम बांट दिए, यानी कि उसको बांटना को ही इंग्लिश में यहाँ पे फेडरल यूज किया गया। तो ए थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट है तो थोड़ा ज़्यादा नंबर दे दिए सर, मतलब इनका अच्छा क्वेश्चन मार्क्स है, और बी थोड़ा सा कम है तो थोड़ा कम, तो इसको कह सकते हैं कि क्वासी फेडरल है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है सेंटर का पावर। तो हमारे यहाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है, हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत, ये जो बी है ये ऑप्शन गलत होगा। तो ये ऑप्शन सही है। द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में फेडरल है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए तो मोर देन 400 आर्टिकल है। अभी कितना पार्ट है? तो अभी 25 पार्ट है,
लगभग नहीं 12 शेड्यूल हैं और 448 प्लस आर्टिकल्स हैं अभी के टाइम एट रिसेंट। अब आप लोग बताइएगा कि स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट थे। और एग्ज़ाम में ना बहुत कंफ्यूज किया जाता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कि ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारा चीज़ है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, इसका आंसर था सी। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेटेड टू, अभी यहाँ पे देखिए शेड्यूल बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, नहीं तो बहुत अच्छा एक वर्डिंग है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इस तरह का। तो आप शेड्यूल 10 शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। ये राजीव जो हमारे, एक सेकेंड, हाँ, तो उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी ये आप बताइएगा। मेरे मुंह से ऐसे ये क्वेश्चन फॉर्म में डालने वाले थे, लेकिन ये आप बताइएगा कि कौन सा अमेंडमेंट था और किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम। एंटी, और बहुत अच्छा एक वर्ड यहाँ पे हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी आ सकता, मतलब आया ही है एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी इलेक्शन था, ठीक है। वैसे हम बता देते हैं राजीव गांधी जी के जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे ये लिया गया था, मतलब बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको बताना है अमेंडमेंट और कौन सा ईयर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सीक्वेंस पूछा है, सीक्वेंस तो मतलब कि ABCD इस तरह का सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, ये मत देखिए कि 1995 का, ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल में कौन सा था और अभी एट प्रेजेंट कौन सा है। बट आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया गया, आपको बस एक नॉर्मल पूछा गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रीएम्बल याद होना चाहिए, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से एकदम याद होना चाहिए मुंह जुबानी। इसका आंसर है डी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट सीक्वेंस, अगर ये याद रहेगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो यहाँ पे ध्यान रखिए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक CADB CADB ये, और हम सबका ये एक एक का मतलब है किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वही चीज़ पूछा गया फिर से, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए बहुत ये सारे बहुत मायने हैं और आपको बताना है कि स्टार्टिंग में कौन कौन, मतलब आप क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं वर्ड ये यूज की, मतलब जो है ऐड ऑन किया गया था सेकुलर, और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी है कि क्या हमारा देश पहले सेकुलर नहीं था अभी सेकुलर है प्रीएम्बल के बाद, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। और कौन सा, और एक वर्ड और है जो इसमें ऐड ऑन किया गया था, बताइएगा कौन सा वर्ड है। India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begin with the word, देखिए कह रहा है कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें सॉवरेनिटी जो है, मतलब हम जो हैं भारत के लोग जो हैं वो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब एक ऐसा देश जो बाहर और अंदर, मतलब इन द सेंस कि वो अपना जो है डिसीजन ले सकता है, वो किसी भी ना ही एक्सटर्नल ना ही इंटरनल की वजह से प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, वो बिल्कुल संप्रभुता में है, मतलब वो बिल्कुल कोई चीज़ का उस पर दबाव नहीं है, वो अपना नेशन को किधर ले जाना है और किस रीजन से ले जाना है वो कंट्री डिसीजन ले सकता है। तो हमारा भारत भी एक सॉवरेन कंट्री है। तो कह रहा है कि इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेन बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द वर्ड, क्यों, क्योंकि प्रीएम्बल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है वो स्टार्टिंग ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरह से। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया ये भी बता सकते हैं आप। कह तो रहे हैं PYQ लाइक अ ओशन, आप जितना डेप्थ में जाइएगा आपको नए नए कई तरह के सवाल, नए नए कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस पे बताइए, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो इंडिया वो किस पे बेस्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, हाँ ये बात तो सही है। बट इस तरह के सवाल में क्या होता है कि हमको देखना होता है कि बिल्कुल क्लोज आंसर कौन सा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइड, हाँ ये भी हमारे यहाँ है।
ये भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन प्रोवाइड, ये भी है। पीपुल एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, लेकिन इसका आंसर करेक्ट जो है वो सी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हमसे ही ये मतलब पीपल यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोर्स जो है पीपल ऑफ इंडिया है। तो वही चीज़ दिया है कि हमारे यहाँ मतलब ये राइट दिया गया है कि आप चूज करिए अपने गवर्नमेंट को, और अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास फुल ऑथोरिटी है कि आप चेंज करिए गवर्नमेंट को, ये चीज़ है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर ए, यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है एक होता है सिंपल 2/3 3। कहने का मतलब मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हैं वो कितने वोट करेंगे तो ये काम हो जाएगा, एक लेमन लैंग्वेज में। तो कह रहा है कि अगर कोई राज्य को बनाना हो, जैसे लेट एज्यूम की एक राज्य है सी, इसके 2 टुकड़े करना है, तो एक दूसरा राज्य बनेगा, ये भी राज्य बनेगा, तो इसके लिए क्या कौन सा मतलब अमेंडमेंट चाहिए, पार्लियामेंट कितने लोगों के अप्रूवल से ये काम हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट में या जिस स्टेट को हम ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब उसके 2 स्टेट बनाना चाहते हैं, उससे वो स्टेट में कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए, ये सब ये सवाल है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर वैसे सिंपल मेजोरिटी है कि कोई भी स्टेट को अगर स्टेट का नेम चेंज करना हो, या अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे लेट एज्यूम एग्जांपल बता रहे, मान लीजिए कोई कंट्री क्या, हमारा भारत है, और उस भारत में मान लीजिए कि ये बगल में कोई स्टेट है और उस स्टेट को मर्ज करना है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब 2/3 या 4/3 इस तरह से नहीं, सिंपल मेजोरिटी के साथ ऐड ऑन किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई स्टेट है और उस स्टेट को हमको 3 स्टेट में कन्वर्ट करना है, तब भी सिंपल मेजोरिटी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी आप जम्मू कश्मीर में देखें कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, इस पे 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। इसका सिर्फ आंसर है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। बहुत कम समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक वीडियो ही आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे देखिए सिक्किम बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन अंडर, अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल उसी के है कि किस तरह से सिक्किम तो इंडिया का पार्ट नहीं था, बट अभी है। तो कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, 35 अमेंडमेंट का मतलब ऑब्वियसली पता होगा। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई, मतलब आप भारत में बहुत सारा कई बार सवाल आता है कि क्या, एक देखिए जैसे मान लीजिए अमेरिका है और भारत इंडिया है, ठीक है। तो अमेरिका में क्या होता है कि एक आपको पूरे अमेरिका के लिए एक आपके पास सिटीजनशिप है कि आप अमेरिका के जो नागरिक हैं, और वहाँ पे लगभग नहीं कन्फर्म 50 स्टेट है। तो आप किस स्टेट के हैं उसका भी सिटीजन, यानी कि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, चाहे आप जम्मू में रहिए, चाहे आप सिक्किम में रहिए, चाहे आप केरल में रहिए, ओनली 1 सिटीजनशिप। मतलब हमारे पास इस तरह से, ठीक है, कि हम बिहार के हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं, केरल जाए, जम्मू जाए, सिक्किम जाए, मिजोरम जाए, कहीं भी जाए, ठीक है। बस हमारा एक ही आइडेंटिटी कार्ड है, क्या है आइडेंटिटी, कि हम भारत के हैं, पूरे भारत में मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो है भारत का जो नागरिक आप बन सकते हैं किस तरह, ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे ध्यान रखें, किस मतलब ऐसे तो आप नहीं बन सकते, बाय बर्थ बन सकते हैं, अगर हम भारत में जन्म लिए हैं तो बन सकते हैं। नेचुरलाइजेशन, हाँ अभी ये भी बन सकते हैं। एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिपोजिशन मनी इन बैंक, इंडियन बैंक। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन लेट एज्यूम इस तरह का कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है ए, वो भारत में आकर, मतलब ये व्यक्ति उस तरह का है कोई भी मतलब, और यहाँ पे कोई बैंक में आकर बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो क्या हम मान लेंगे कि भारत का नागरिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतलब क्या सवाल है 1996 का? नहीं, ये गलत है। मतलब इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कैन नॉट, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि यहाँ पे भी समझिए, अब फंडामेंटल राइट टॉपिक है, फिर इन्फोर्स मतलब, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑल कोर्ट इन इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हम आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे कि जब इस तरह का आंसर, तो देखेंगे क्लोज वन कौन सा है,
तो इसका बेस्ट आंसर है डी। और आप ये बताइए कि ऐसे हम ही बताते हैं कि रीट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 26, और हाई कोर्ट को सॉरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ पे हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो कौन से आर्टिकल में, तो यहाँ पे बताइए आप 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट, और बहुत अच्छा से याद करवा सकते हैं जैसे छोटे छोटे निमोनिक के फॉर्म में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो फंडामेंटल राइट है 5, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। बाकी और जो फंडामेंटल राइट है यहाँ पे हम लोग जो पढ़े, वो उसमें से इसको छोड़कर इंडियन के लिए भी है और जो फॉरेनर हैं मतलब उनके लिए भी है। तो इसमें से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। आप याद रखिएगा 85 ऐसे नंबर डालिएगा, और 85 का कौन सा आंसर, इसका आंसर, खैर इसका भी हम ही बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देंगे आपको। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो कौन सा राइट है, तो ये एक लीगल राइट है। अब इस पर भी 1 घंटे का वीडियो बन सकता है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया, क्या लॉजिक दिया गया, ये इस तरह से। और जो हम आपको बताएं 15, 16, 19, 29, 30, वो इस सवाल के लिए है। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, इस सवाल के लिए, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, समझा दिए क्वेश्चन आगे में ही। अब ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट मतलब गांधी जी का सबसे फेवरेट अगर देखा जाए स्टेट के लिए, तो वो चाहते थे कि वेलफेयर स्टेट बने। तो ये वेलफेयर स्टेट किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, ये सब पढ़ने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट। अब देखिए वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य, बड़ा अच्छे से बोल दिए क्योंकि एग्जैक्ट हमको याद आया। तो इसके कहने का मतलब क्या था कि देखिए डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई है ना, वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डीपीएसपी में हमारे जब जो फाउंडिंग फादर थे, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस टाइम बहुत सारा चीज़ था जो फंडामेंटल राइट में हम नहीं दे सकते थे। अब यहाँ पे देखें ना, टाइम लगेगा कि ए फंडामेंटल राइट और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए फंडामेंटल राइट अगर आपसे कोई छीनेगा तो आपको कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। डीपीएसपी एक तरह का ऐसा समझिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसे एक लेमन लैंग्वेज में, कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये कोशिश करना है कि हमारे परिवार में ऐसा हो। ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ये कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो तुम 10 जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाओ, ये चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम अगर नहीं खिलाओगे तो तुमको मारेंगे, नहीं, ये चाहते हैं कि तुम अगर बड़ों का रिस्पेक्ट करो, इस तरह से। तो वैसे ही अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, जब हमारे फाउंडिंग फादर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो चाहते थे कि आने वाला जो समय हो, जब स्टेट जो है, जो राज्य अगर कोई अपना लॉ बना रहा है, अपने कोई भी विजन बना रहा है, तो वो इन सारी बातों का ध्यान रखे, जैसे कि अल्कोहल बैंड हो जाए। जैसे उसी बेसिस पे हमारे बिहार में अल्कोहल बैंड है, और वही यूपी में मतलब यूपी में बिकता है लेकिन हमारे बिहार में बंद है। तो ये कैसे, ठीक है, तो ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट था कि आने वाला समय, तो इसके लिए ये नहीं कि आप अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए यूपी के कोई लोग कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ शराब बंदी नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट में चला जाएगा, नहीं, वो वेलफेयर मतलब वो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा चीज़ है, गांधी जी का सबसे फेवरेट था कि पंचायती राज, जो कि डीपीएसपी में था, लेकिन अब तो पंचायती राज देखिए हर जगह, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल है। जैसे एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देना, वो डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन उस टाइम अवेलेबल नहीं था कि हम मतलब सारे स्टूडेंट, मतलब सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए फंडामेंटल राइट दे, तो उसको डाल दिया कि डीपीएसपी में।
एक मोटे तौर पे समझिए कि डीपीएसपी में वैसे चीज़ों को डाल दिया गया कि जब भारत आगे बढ़ेगा, जब सक्षम होगा, तो ये कार्य को फंडामेंटल राइट की तरफ ले जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी बहुत रीसेंट इन्वायरमेंट जो है उसको भी फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो वैसे ही वेलफेयर स्टेट यानी कि ए ऑप्शन है डीपीएसपी। ठीक है। अब यहाँ देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए न्यू चैप्टर ऑन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इन सब तीनों का बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन सा न्यू चैप्टर को जोड़ा गया था, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटी। यानी कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कुछ भी नहीं ऐड ऑन किया गया था। ये इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे, अब ये कमेटी का नाम है जिसका एस से स्टार्ट है, ये भी हम हिंट कर रहे हैं। आप बताइएगा उनके रिकमेंड पे ये फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। ठीक है। और ये भी इसके लिए भी, अगर ऐसा नहीं कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेंस मतलब इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, नहीं, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में। सो 36 मिनट का ये वीडियो हो गया। आई होप आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं। और बाकी जैसा भी ये वीडियो लगा होगा प्लीज़ आप रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए, और क्या इस वीडियो का ऐसे मतलब सीरीज़ कंटिन्यू किया जाए या नहीं, ये भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, wish you all the best।